खून, बारूद और मौत की गंध हवा में भर गई। कई हेलीकॉप्टरों की आवाजें अपराधियों की फांसी की घोषणा करने वाले ढोल की तरह लग रही थी। गोलियों की आवाज के साथ चीख पुकार भी हो रही थी। रात के आसमान में धुआं उठ रहा था, जैसे कोई दुष्ट प्रेत चांद और तारों को निगलने वाला हो। हवेली के अंदर सफेद पोशाक पहने एक युवती नरक से यह दृश्य देख रही थी। वह अंधेरे में खड़ी थी, अपनी पन्ने जैसी आंखों से अपने नीचे हो रहे नरसंहार को देख रही थी। चांद की रोशनी उसके सुनहरे बालों पर पड़ रही थी। वो एक अलौकिक परी की तरह लग रही थी, जो मनुष्यों को एक दूसरे को मारते हुए देख रही थी, जबकि वह पृथक और पवित्र बनी हुई थी। दुर्भाग्यवश वो अमर नहीं थी, उसे इसी रात मरना था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आह भरी। उसने बाहर बज रहे दुस्वप्न पर एक आखिरी नजर डाली, पीछे मुड़ी और कमरे में रखे भव्य पियानो की ओर चल पड़ी। उसकी सुरक्षा में लगे पांचों अंगरक्षक भी उसकी हरकतों के साथ स्थान बदल लेते थे, लेकिन इसके अलावा वे चुप और अदृश्य बने रहते थे। वो जानती थी कि यह रात उसकी आखिरी रात होगी। उसे नहीं पता था कि उसका बड़ा भाई, पिता और माँ अभी भी जीवित हैं या नहीं। शायद वे पहले ही मारे जा चुके हैं। उसने बाहर जो देखा, उससे पता चला कि दुश्मनों ने उन सभी को खत्म करने की योजना बनाई थी। अपनी उत्कृष्ट श्रवण शक्ति से उसने सुना कि दुश्मन आखिरकार हवेली पर आक्रमण करने वाले हैं। जैसे जैसे वे नजदीक आते गए, गोलियों की आवाजें और तेज होती गईं। उसके पांचों अंगरक्षक घबरा गए और उसकी ओर बढ़े। उनकी हत्यारी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं। वो धीरे से पियानो के सामने बैठ गई। जल्द ही उसका अंत होने वाला था। कम से कम वो इतना तो कर ही सकती थी कि इस रात मारे गए लोगों की आत्माओं के लिए संगीत बजा सके, क्योंकि वे इस दुनिया से चले गए थे। गहरी सांस लेते हुए उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नाचने लगी। बीथोवेन का फॉर एलिस हवा में हत्या की आवाजों के बीच से रिसने लगा। टकराना, कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। अंगरक्षकों ने तुरंत सैनिकों और पुलिस के साथ गोलीबारी शुरू कर दी। खून और पसीने की गंध तेज होती जा रही थी, लेकिन सफेद कपड़ों में खूबसूरत युवती पियानो ऐसे बजा रही थी जैसे उसके आसपास कुछ हो ही न रहा हो। यहां तक कि जब दो गोलियां उसके बाएं कंधे और दाहिने कूल्हे में लगी, तब भी वह बिना एक पल भी चूके पियानो बजाती रही। संगीत ने नरसंहार की आवाजों को इस हद तक पूरक बनाया कि सुनने वाले सैनिकों और पुलिस के रोंगटे खड़े हो गए। संगीत और हिंसा के बीच का अंतर लगभग रहस्यमय लग रहा था। पांचों अंगरक्षकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी महिला की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। उन्हें छोटी उम्र से ही भावनाहीन हत्यारे बनने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने कुछ लोगों को मार डाला, लेकिन दुश्मनों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। अंततः अंतिम अंगरक्षक की भी मृत्यु हो गई। एक पुलिस अधिकारी चिल्लाया, हाथ ऊपर उठाओ। सफेद वस्त्र पहने सुंदर महिला ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और पियानो बजाती रही। सैनिकों और पुलिस अधिकारियों ने अपनी बंदूकें उठाईं और उस खूबसूरत महिला पर निशाना साधा जो इस तरह खेल रही थी जैसे कि वो दुनिया में अकेली हो। उसकी सफेद पोशाक अब गहरे लाल रंग में रंग गई थी और उसके घावों से लगातार खून बह रहा था। कमरे में मौजूद हर कोई उसकी अलौकिक सुंदरता और भव्यता से मंत्रमुग्ध था। अफसोस की बात है, एक सिपाही ने दांत पीसते हुए कहा, हमें आदेश मिला है, गोली चलाओ। महिला ने हल्के से मुस्कुराया, इससे पहले कि गोलियों की बौछार उस पर होती, उसका खून हवा में गुलाब की पंखुड़ियों की तरह बरसा और फिर बारिश की बूंदों की तरह जमीन पर बिखर गया। संगीत अचानक बंद हो गया। उसका शरीर पियानो पर झुका हुआ था, कीबोर्ड से टकरा रहा था और एक बेसुरी धुन पैदा कर रहा था। उसकी पन्ने जैसी आंखें तेजी से सूख रही थीं, फिर भी वे अभी भी खूबसूरत थीं। वो फर्श पर फिसलकर जोर से गिरी। आखिरकार, मैं आजाद हूं। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। फिर उसने अंतिम सांस ली। सा लग रहा था जैसे वो अनंत काल तक एक अंधेरी और सुनसान सुरंग में चलती जा रही है। वह रुकना चाहती थी, लेकिन किसी कारण से वो दूर दूर तक फैली रोशनी की छोटी सी किरण की ओर चलती रही। उसका गला सूखा और रूखा महसूस हो रहा था तथा अत्यधिक प्यास से जलन हो रही थी। पानी, उसे पानी की जरूरत थी, शायद सुरंग के अंत में पहुंचकर वो पानी पी सके। और वो चलती रही, चलती रही, चलती रही। पानी, अपने सूखे गले को राहत देने वाले पानी के विचार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उसे नहीं पता था कि वो कितनी देर तक चलती रही, दिन, महीने, साल, शायद दशक, शायद सदियां भी। वो नहीं जानती थी कि क्या होगा, उसे तो बस पानी चाहिए था। अंततः प्रकाश बड़ा और चमकीला हो गया। वहां लगभग, फिर वो शुद्ध श्वेत प्रकाश में नहा उठी। उसने अपनी आंखें खोली और एक नर्म, मंद प्रकाश से लगभग अंधी हो गई। उसे अपनी आंखों को समायोजित करने में कुछ क्षण लगे। मैं कहाँ हूँ? उलझन में उसने होटल जैसे शानदार कमरे में इधर उधर देखा। वो जगह पहचान नहीं पाई। फिर उसने अपने बगल में धीमी, लगातार बीप की आवाज सुनी। उसने अपना सिर आवाज की ओर घुमाया और हैरान रह गई कि उसका सिर भारी लग रहा था। वास्तव में उसका पूरा शरीर भारी लग रहा था। वह हिल नहीं पा रही थी। क्या चल रहा है? बहुत प्रयास के बाद उसने आखिरकार अपना सिर थोड़ा घुमाया और देखा कि यह एक मशीन थी जो बीप की आवाज निकाल रही थी। तब उसे एहसास हुआ कि वह इससे और बहुत से अन्य चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी हुई थी। उसे एहसास हुआ कि वह एक अस्पताल में थी और वहां से देखने पर उसकी हालत काफी गंभीर लग रही थी। वॉटर, उसने बोलने की कोशिश की लेकिन उसके फटे होठों से केवल एक सूखी फुसफुसाहट निकली। आसपास कोई नहीं था। वो पहले से ही थका हुआ महसूस कर रही थी।
उसकी आंखें झुकने लगी थी, लेकिन वो बेहोशी से लड़ रही थी जो उसे घेरने की धमकी दे रही थी। पता नहीं कितनी देर तक इंतजार करने के बाद आखिरकार दरवाजा खुला और एक नर्स अंदर आई। तुम जाग गए हो। नर्स को तब झटका लगा जब उसने मरीज की खुली आंखें देखी। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए बटन दबाया। वाह 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 डॉक्टर, वो मंदारिन भाषा में बोली। सौभाग्य से नर्स ने उसकी बात समझ ली। तुम पानी पीना चाहती हो? 1 मिनट रुको मिस, हमें डॉक्टर का इंतजार करना होगा और उससे पूछना होगा कि क्या तुम्हारे लिए पानी पीना ठीक है। ओह, वो यहाँ है। दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का डॉक्टर अंदर आया। उसके पीछे 3 और डॉक्टर भी थे जो उसी सफेद लैब कोट में थे। वे भी डॉक्टर जैसे ही लग रहे थे, लेकिन उम्र में छोटे थे। नमस्ते, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर चिंग है। आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुख्य डॉक्टर ने सवाल पूछते हुए अपना स्टेथोस्कोप उसकी छाती के कई हिस्सों पर दबाया। नर्स ने बताया, उसने पानी मांगा था। यह अच्छी बात है। अगर वह सक्षम है तो उसे स्ट्रॉ के माध्यम से पानी पीने दें। अगर नहीं तो उसके होठों पर बूंदे डालें या बर्फ का टुकड़ा पिघलाएं। डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच शुरू कर दी, जबकि नर्स पानी लेने चली गई। अंततः नर्स एक पेपर कप और एक स्ट्रॉ में पानी लेकर वापस आए। पहले तो वह स्ट्रॉ से पानी नहीं पी पा रही थी। उसके मुंह की मांसपेशियां कमजोर लग रही थी। कुछ कोशिशों के बाद ही वह पानी को बाहर निकालने में सफल हो पाए, लेकिन कुछ घूंट पीने के बाद ही वह थक गई। हालांकि उसके सूखे गले से बहते पानी का एहसास इतना स्वर्गीय था कि उसकी आंखें चुभने लगी। उसने आंसू पोंछे, उन्हें गिरने नहीं दिया। ये लगभग अविश्वसनीय था कि वो पानी के कुछ घूंटों को लेकर इतनी भावुक हो रही थी। क्या आप अपना नाम जानते हैं? डॉक्टर चेंग ने पूछा। मेरा नाम। वो अपना नाम बोलने ही वाली थी कि अचानक यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो इन विदेशी यादों से पूरी तरह भ्रमित होकर चौंक उठी। क्या हो रहा था? उसने बगल से देखा तो उसके सिर के काले बाल तकिए पर पड़े थे। काले बाल? उसके सुनहरे बाल कहाँ थे? क्या बेहोशी की हालत में किसी ने उसके बाल रंगे थे? अज्ञात यादों के आक्रमण के साथ एक असंभव विचार उसके मन में आते ही उसका दिल धड़कने लगा। डॉक्टर उसकी हृदय गति में अचानक वृद्धि देखकर चिंतित हो गए। मशीन पर बीप की आवृत्ति बढ़ गई। एमाइना, मुझे दे दो। डॉक्टर और नर्स ने एक दूसरे की ओर देखा। डॉक्टर चिंग ने आश्वस्त भाव से लड़की की ओर देखा और कहा, शांत हो जाओ। क्या तुम थक गई हो? क्या तुम्हें कहीं दर्द महसूस हो रहा है? प्लीज प्लीज। दर्पण। डॉक्टर चिंग ने झिझकते हुए कुछ सेकंड के लिए अपने मरीज को देखा और फिर नर्स की तरफ सिर हिलाया। नर्स चली गई। जब वह वापस लौटी तो वह एक आईना लेकर आई और उसे बिस्तर पर लेटी पीली लड़की के सामने रख दिया। जब लड़की ने अपना चेहरा देखा तो उसकी आंखें उसे पहचान नहीं पाई। उसके सुनहरे बाल कहाँ थे? उसकी हरी आंखें कहाँ थीं? उसके सामने जो चेहरा था वो स्पष्ट रूप से उसका अपना नहीं था। सीधे काले बाल और गहरे भूरे रंग की फीनिक्स जैसी आंखें चेहरे की एशियाई पृष्ठभूमि को उजागर कर रही थीं। उससे जुड़ी मशीन ने और भी तेजी से बीप की, जिससे डॉक्टर चिंतित हो गए। नर्स ने आईना हटा लिया, जबकि पीली लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो जो कुछ भी अनुभव कर रही थी उसे पचा सके। शीशे में एक अजनबी का चेहरा कुछ पल पहले ही यादों के झोंके से मिलता जुलता था। उसने अविश्वास में अपनी आंखें खोली। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं सपना देख रहा हूं? अविश्वसनीय, लेकिन अब वह कैसे समझा सकती थी कि उसके साथ क्या हो रहा था? वो किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाग उठी। सदमा बहुत ज्यादा था, खासकर इसलिए क्योंकि वो उस समय बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो गईं और वो परिचित अंधेरे में डूब गई। क्या तुम्हें अपना नाम याद है? डॉक्टर चिंग ने अगले दिन अपनी मरीज से पूछा जब वो जागी। मेरा नाम आइरिस लॉन्ग है। मैं कितने समय तक कोमा में थी? कल की घबराहट के विपरीत वो डॉक्टर से बात करते समय शांत थी। उन्होंने जवाब दिया, लगभग 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय। अच्छा, ऐसा है। उसने डॉक्टरों को अपने इर्द गिर्द परेशान होने दिया। उसके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वह किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जागी है। वो जानती थी कि वह पहले ही मर चुकी है, इसलिए उसे इस दूसरे जीवन को वह जीवन जीने का दूसरा मौका मानना चाहिए जो वह हमेशा से चाहती थी। वो जीवन जिसे वो अपने पिछले जीवन में जीने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो अपने पिछले जीवन में कैदी से अलग नहीं थी। उसे हमेशा पहरे पर रखा जाता था। उसे वो ज्ञान और कौशल सीखने के लिए मजबूर किया जाता था जिसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी, और उसे संपत्ति छोड़ने या दूसरों से मिलने की अनुमति नहीं थी। पिंजरे में बंद पक्षी, वो पहले भी ऐसी ही थी, लेकिन अब उसे आखिरकार अपने पंख फैलाने और अपनी इच्छानुसार ऊंची उड़ान भरने का मौका मिला था। स्वतंत्रता, यही वो चीज थी जिसकी उसे हमेशा चाहत रही थी। भले ही इसका मतलब किसी और की तरह जीना हो, वो इस नई जिंदगी को खुशी खुशी स्वीकार करेगी। एवेलिना मर चुकी थी। उस खूनी रात में 25 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। अब वो 19 वर्षीय आइरिस लॉन्ग के रूप में जाग उठी, जो एक उग्र पॉप गायिका और पार्टी गर्ल थी। 1 साल पहले आइरिस लॉन्ग एक क्लब में पार्टी से निकलने के बाद अकेले गाड़ी चला रही थी, जब उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि उसके ब्रेक काम करना बंद कर चुके हैं। उसने नियंत्रण खो दिया और एक इमारत से टकरा गई, जिससे उसकी नई खरीदी गई स्पोर्ट्स कार तुरंत नष्ट हो गई। उसकी चोटें इतनी गंभीर थी कि वह कोमा में चली गई और केवल जीवन रक्षक मशीनों ने ही उसकी पूरी तरह से जान बचाई।
असली आइरिस लॉन की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उसका शरीर बच गया। अब उसमें एक और आत्मा भर गई और नए मालिक ने स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का भरपूर जीवन जीने का इरादा किया। मैं यहाँ से कब निकल सकती हूँ? एवेलिना, जो अब आइरिस है, ने डॉक्टर चिंग से पूछा। वो इस नए जीवन को शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। जल्दबाजी मत करो, हमें अभी भी आपकी जांच और निगरानी करनी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई जटिलता नहीं है। जब आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं, तो आपको अपनी पिछली ताकत और गतिशीलता को पुनः प्राप्त करने के लिए फिजियोथेरेपी और पुनर्वास से गुजरना होगा। उसने आह भरी। वो और सवाल पूछने ही वाली थी कि अचानक दरवाजा खुला और कमरे के अंदर तेज ऊद की खुशबू फैली। आइरिस ने अपनी नाक सिकोड़ी और पीछे मुड़कर देखा तो एक महिला बहुत ही मेकअप किए हुए थी, जिसके बाल बहुत अच्छे से संवारे हुए थे। उसने एक खूबसूरत लंबी लाल पोशाक और हीरे जड़ित बेहद ऊंची एड़ियां पहन रखी थी। वेई लैन ने डॉक्टरों को एक तरफ धकेल दिया और फिर अपनी बेटी के ऊपर झुककर उसके दोनों गालों पर हवा में चुंबन ले लिया। ओह मेरी बेचारी बेटी, माँ बहुत खुश है कि तुम अंततः जाग गई। माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। वेई लैन ने अपने डिजाइनर पर्स से एक नाजुक कढ़ाई वाला रुमाल निकाला और अपने आंसू पोंछे। आइरिस ने मुंह से सांस ली। उस महिला की खुशबू बहुत तेज थी। आइरिस की मूल यादों के अनुसार वो अपनी मां के करीब नहीं थी। वास्तव में वो अपने परिवार के किसी भी सदस्य के करीब नहीं थी। वेई लैन, जो एक पूर्व संघर्षरत मॉडल थी, ने केवल पैसे और रुतबे के लिए लॉन्ग टेंफेई से शादी की थी। जब उनकी शादी टूट गई तो उसकी मां ने अपनी बेटी का इस्तेमाल अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता और बच्चे के भरण पोषण के लिए बेतहाशा रकम वसूलने के लिए किया। उनके अलग होने के 1 महीने बाद ही उसकी मां के पास पहले से ही कई प्रेमी थे जो निश्चित रूप से उसके पूर्व पति जितने ही अमीर थे। नतीजतन लोंगस वेई लैन और उसकी बेटी आइरिस से बिल्कुल नफरत करते थे और उन्हें नीची नजर से देखते थे। वेई लैन ने अपनी बेटी को बहुत छोटी उम्र से ही शो बिजनेस में धकेल दिया। आइरिस ने एक बार टीवी विज्ञापन मॉडल के रूप में शुरुआत की और फिर एक किशोर पॉप गायिका बन गई। हालांकि लॉन्ग टेंफेई को अपनी इस बेटी पर शर्म आती थी, फिर भी उसकी रगों में लॉन्ग का खून बह रहा था। अपनी पूर्व पत्नी के लालच को जानते हुए लॉन्ग टेंफेई ने अपनी बेटी के लिए एक वित्तीय प्रबंधक को नियुक्त किया ताकि उसकी कमाई को वेई लैन और खुद दोनों से बचाया जा सके। वेई लैन को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। इसलिए उसने अपनी नाराजगी अपनी बेटी पर व्यक्त कर दी, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मां बेटी के रिश्ते में तनाव और उथल पुथल पैदा हो गई। पिता पुत्री का रिश्ता भी कुछ बेहतर नहीं था। लॉन्ग टेंफेई ने अपनी बेटी की भलाई के लिए ऐसा किया, लेकिन आइरिस अपरिपक्व थी और उसे ये पसंद नहीं आया। उसे लगा कि उसके पिता उसे उसके भत्ते और उसकी खुद की कमाई तक पूरी पहुंच न देकर उसे सजा दे रहे हैं। वेई लैन ने अपनी बेटी के सामने अपने पूर्व पति की बुराई करके स्थिति को बेहतर नहीं बनाया। आइरिस को लगा कि उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता, इसलिए उसने ज्यादा प्रसिद्धि पाने के लिए हर संभव कोशिश की। उसने भड़काऊ गाने गाए, जंगली पार्टियों में भाग लिया, मशहूर लोगों से दोस्ती की और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए कई तरह की बेतुकी हरकतें की। वो भोलेपन से सोचती थी कि जितनी प्रसिद्धि उतनी ही लोगों का प्यार। हाँ, एक मनोरंजनकर्ता के रूप में उसके प्रशंसक थे। उन्हें उसके गाने और उसकी सुंदरता पसंद थी, लेकिन जरूरी नहीं कि वे उसे एक व्यक्ति के रूप में पसंद करते हो। आइरिस ने अपनी कनपटियां रगड़ी और आह भरी। अब जब वो इस शरीर की नई मालिक थी, तो उसे पहले बहुत सारे मुद्दों को सुलझाने की जरूरत थी, तभी वह आजादी और स्वतंत्रता का जीवन जी सकती थी, जो वह हमेशा से चाहती थी। आइरिस लॉन का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त था, लेकिन वह इस नए जीवन में गोता लगाने के लिए उत्साहित महसूस कर रही थी। हनी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारा सिर दर्द कर रहा है? वेई लैन ने डॉक्टरों की ओर रुख किया और पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? उसका सिर दर्द दूर करो। तुम सब बेकार हो। अस्पताल के निदेशक को बुलाओ। मैं उन्हें तुम्हारी जगह किसी और को लाने के लिए कहूंगी। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मेरे पूर्व पति लॉन्ग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सीईओ है। माँ, कृपया शांत हो जाइए। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर चिंग और बाकी सभी लोग मुझे ठीक होने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वो एक ऐसी महिला थी जिसने रहस्यमय तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर कब्जा कर लिया था। यह वेई लैन मूल आइरिस की मां हो सकती है, लेकिन वो महिला उसके लिए अजनबी थी। इस शरीर की नई मालिक। उसे उस महिला से कोई प्यार नहीं था, लेकिन वेई लैन अब इस जीवन में उसकी मां थी। जब तक वेई लैन ने जानबूझकर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तब तक वो कम से कम विनम्र व्यवहार तो कर ही सकती थी। डॉक्टर चिंग ने उसे कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप पूरा किया और दोनों को कमरे में छोड़ दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो वेई लैन बिस्तर के पास कुर्सी पर शान से बैठ गई। उसने अपनी लंबी टांगें मोड़ ली और एक अतिशयोक्तिपूर्ण आह भरी। अपने पिता से जरूर मिलना। तुम 1 साल तक कोमा में रही। पूरा 1 साल। ये फेशियल और शॉपिंग के बिना 1 साल है। भयानक। मेरी बेचारी बेटी, तुम उनसे कुछ भी मांगने की हकदार हो। हम कुछ शानदार और महंगा मांगना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए एक निजी विमान की तरह। और फिर मां समय समय पर इसे उधार दे सकती है। तुम मुझे उधार दोगी, है ना? एक नौक भी अच्छी है। हम नौकायन करते समय शानदार पार्टियां कर सकते हैं। ओह, क्या यह अद्भुत नहीं होगा? यदि तुम उसे बताती हो कि कोमा में रहना कितना डरावना था, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद देगा।
वेई लैन की चमकती आंखों को देखकर आइरिस ने आह भरी। उसे पता था कि वो महिला पहले से ही खुद को दुनिया भर में उड़ान भरने के लिए एक निजी विमान पर चढ़ने और अपने प्रेमियों के साथ रोमांस करते हुए एक नौक पर सवार होने की कल्पना कर रही थी। पिता को मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है, क्योंकि वे ही मेरे मेडिकल बिल का भुगतान कर रहे हैं। वे मुझसे मिलने आते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। मैं अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूं। ओह, तुम लोंगर्स के पास लौट रही हो? ये भी ठीक है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें याद दिलाओ कि तुम भी उनकी उत्तराधिकारी हो। आइरिस ने उसे तिरछी नजर से देखा। मेरा अपना घर है। डॉक्टर चिंग ने उसे कृतज्ञता भरी मुस्कान दी। डॉक्टरों की टीम ने उसका चेकअप पूरा किया और दोनों को कमरे में छोड़ दिया। जब दरवाजा बंद हुआ तो वेई लैन बिस्तर के पास कुर्सी पर शान से बैठ गई। उसने अपनी लंबी टांगें मोड़ ली और एक अतिशयोक्तिपूर्ण आह भरी। अपने पिता से जरूर मिलना। तुम 1 साल तक कोमा में रही। पूरा 1 साल। ये फेशियल और शॉपिंग के बिना 1 साल है। भयानक। मेरी बेचारी बेटी, तुम उनसे कुछ भी मांगने की हकदार हो। हम कुछ शानदार और महंगा मांगना सुनिश्चित करें। उदाहरण के लिए एक निजी विमान की तरह। और फिर मां समय समय पर इसे उधार दे सकती है। तुम मुझे उधार दोगी, है ना? एक नौक भी अच्छी है। हम नौकायन करते समय शानदार पार्टियां कर सकते हैं। ओह, क्या यह अद्भुत नहीं होगा? यदि तुम उसे बताती हो कि कोमा में रहना कितना डरावना था, तो मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद देगा। वेई लैन की चमकती आंखों को देखकर आइरिस ने आह भरी। उसे पता था कि वो महिला पहले से ही खुद को दुनिया भर में उड़ान भरने के लिए एक निजी विमान पर चढ़ने और अपने प्रेमियों के साथ रोमांस करते हुए एक नौक पर सवार होने की कल्पना कर रही थी। पिता को मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया गया है, क्योंकि वे ही मेरे मेडिकल बिल का भुगतान कर रहे हैं। वे मुझसे मिलने आते हैं या नहीं, यह उन पर निर्भर करता है। मैं अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं और जल्द से जल्द घर जाना चाहता हूं। ओह, तुम लोंगर्स के पास लौट रही हो? ये भी ठीक है। अब समय आ गया है कि तुम उन्हें याद दिलाओ कि तुम भी उनकी उत्तराधिकारी हो। आइरिस ने उसे तिरछी नजर से देखा। मेरा अपना घर है। हम एक लंबी उत्तराधिकारिणी उस छोटे से कूड़ेदान में रह रही है। कितनी शर्मनाक बात है। उस पैसे वाले आदमी को काम पर रखना तुम्हारे पिता की गलती है। तुम हवेली नहीं खरीद सकते क्योंकि वो कमीना तुम्हें अपना पैसा खर्च नहीं करने देगा, और तुम्हारे पिता उस कमीने को जो चाहे करने देते हैं। तुम्हारे पिता और वह पैसे वाला आदमी दोनों तुम्हें अपना पैसा स्वतंत्र रूप से खर्च नहीं करने देंगे। तुम अपनी हवेली नहीं खरीद सकती और तुम्हारे पिता भी तुम्हें हवेली नहीं खरीदेंगे। इस बीच उन फुहरों से उसके अन्य बच्चे राजसी जीवन जी रहे हैं, जबकि तुम इतनी मेहनत कर रही हो। दुनिया में निष्पक्षता कहाँ है, मेरी बेचारी बेटी? यह महिला किस बारे में बड़बड़ा रही थी? छोटे से कूड़े के ढेर के बारे में। उसकी याददाश्त ने उसे बताया कि आइरिस लॉन्ग के पास एक पेंट हाउस था जो एक कॉन्डोमिनियम बिल्डिंग की पूरी 2 सबसे ऊपरी मंजिलों पर था। यह निश्चित रूप से एक किशोरी के अकेले रहने के लिए बहुत बड़ा था। वो पेंटहाउस को अच्छी कीमत पर खरीदने में सक्षम थी क्योंकि उसके वित्तीय प्रबंधक, जिसे वेई लैन, लानत पैसे वाला आदमी कहता रहा, ने उसके लिए बातचीत की थी। हालांकि उसे संदेह था कि यह लॉन्ग टेनफेई था जिसने गुप्त रूप से मूल आइरिस को इतना अच्छा सौदा हासिल करने में मदद की थी। माँ और बेटी कभी भी साथ नहीं रहना चाहती थी। वेई लैन के लिए अपनी बेटी का भरण पोषण करना उसके पूर्व पति की जिम्मेदारी थी। उसने गर्भवती होकर 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखकर और फिर प्रसव के अविश्वसनीय दर्द को सहकर अपना काम पहले ही कर लिया था। अब जब ये कठिन परीक्षा समाप्त हो चुकी थी तो उसने सोचा कि वो उन पुरुषों द्वारा लाड़ प्यार पाकर जीवन का आनंद लेने की हकदार है जो उसकी प्रशंसा करते हैं। जहां तक असली आइरिस की बात है तो उसकी मां के प्रेमियों की श्रृंखला उसे घृणास्पद लगती थी। वो लॉन्गजे के साथ भी नहीं रहना चाहती थी जो उससे स्पष्ट रूप से नफरत करते थे। उसके पास अपना खुद का घर पाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आइरिस ने वेई लैन का अध्ययन किया जो बेकार की बातें करती रहती थी। वह अपनी मां के प्रति आइरिस की घृणा को साझा नहीं करती थी। वेई लैन को पैसे, सुंदरता और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से सबसे ज्यादा प्यार था। इसके बावजूद वो एक दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति नहीं थी। वो एक कुतिया थी, हाँ, लेकिन वो जो चाहती थी उसे पाने के लिए गंभीर आपराधिक कृत्यों का सहारा नहीं लेती थी। सीधे शब्दों में कहें तो वेई लैन एक उथली इंसान थी। उसकी बेटी आइरिस भी एक उथली इंसान थी। वे दोनों एक ही तरह के लोग थे। चुंबक की उपमा का उपयोग करते हुए माँ और बेटी में एक ही ऋणात्मक आवेश था, इसलिए वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते थे। नई आइरिस तटस्थ थी, न तो किसी को दूर करती थी और न ही आकर्षित करती थी। जब तक लोग उसे उकसाते नहीं थे वो विनम्र रहती थी, लेकिन अगर वे उस पर हमला करते थे तो उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक चमक उठती थी। सभी ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और मुंह में पानी भरकर पिया। बैठक के दौरान जिन लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे नरक के 18 स्तरों से गुजरे हों और मुश्किल से बच पाए हों। उन्होंने राजा यामा अपने बॉस जिन लिवी की ओर देखा, जो देश की नंबर 1 कंपनी जिन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और सीईओ थे। हमेशा की तरह वो बहुत ही शानदार, दुर्जेय और बेहद खूबसूरत लग रहा था। वो लंबा, अमीर और सुंदर था। अगर उनका बॉस इतना डरावना न होता तो कंपनी की महिलाएं और भ्रष्ट कर्मचारी नियमित रूप से उसके सामने खुद को झोंक देती। वे उसकी एक झलक पाने के लिए खुशी खुशी मर जाती।
दुर्भाग्य से पिछले कर्मचारियों के बारे में किंवदंतियां बहुत प्रचलित थीं जो बड़े बॉस को लुभाने और फ्लर्ट करने के लिए इतने मूर्ख थे। ऐसा कहा जाता था कि इन मूर्ख लोगों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया और व्यापार उद्योग में काम करने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि कुछ ने निराशा के कारण आत्महत्या कर ली, जबकि कुछ गायब हो गए, कभी नहीं देखे गए या फिर कभी उनके बारे में नहीं सुना गया। अफवाह हो या ना हो, ये सच था कि राष्ट्रपति जिन लीवेई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिनके साथ लापरवाही से व्यवहार किया जाए या इससे भी बदतर उन्हें अपमानित किया जाए। बर्खास्तगी। जिन लीवेई ने खड़े होकर सम्मेलन कक्ष से बाहर जाने से पहले आदेश दिया। उनके विश्वसनीय सहायक शू तियान ने उनके लिए दरवाजा खोला और फिर उनके पीछे पीछे इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके कार्यालय में चला गया। अंदर बैठे सभी लोग खड़े हो गए और तब तक झुके रहे जब तक कि उनके बॉस के कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब नहीं हो गई। जब उन्हें यकीन हो गया कि उनके बॉस चले गए हैं तो उन्होंने अपनी रुकी हुई सांसें छोड़ दी। उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली कि आखिरकार मीटिंग खत्म हो गई। राष्ट्रपति सीईओ के कार्यालय के अंदर जिन लीवेई अपनी विशाल दालबरगिया लकड़ी की मेज के पीछे अपनी आलीशान चमड़े की सीट पर पीछे की ओर झुके हुए थे। उन्होंने ठंडे भाव से जू तियान की रिपोर्ट सुनी। उनके हाथ उनकी छाती पर टिके हुए थे। दफ्तर का अंदरूनी हिस्सा बहुत मर्दाना था, जिसमें पारंपरिक और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के तत्व शामिल थे। पूरा दफ्तर सत्ता और धन संपत्ति से भरा हुआ था। प्रेसिडेंट, मुझे अस्पताल से सूचना मिली है कि मिस लॉन्ग आखिरकार कोमा से जाग गई हैं। शू तियान ने अपने हाथ में रखे कागजात से पढ़ा। उनकी परीक्षा के नतीजों में 1 साल तक बिस्तर पर पड़े रहने के कारण मांसपेशियों में शोष के अलावा कोई गंभीर जटिलता नहीं दिखाई देती है, जिसे नियमित फिजियोथेरेपी और पुनर्वास द्वारा ठीक किया जा सकता है। याददाश्त खोने या मस्तिष्क क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। वो अपेक्षा से ज्यादा तेजी से ठीक हो रही है और अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती है तो उनके डॉक्टरों का मानना है कि वो लगभग 6 महीने में पूरी तरह से शारीरिक रूप से ठीक हो जाएंगी। दुर्घटना से किसी भी तरह के भावनात्मक आघात के लिए डॉक्टरों ने मनोवैज्ञानिक उपचार की सलाह दी, लेकिन मिस लॉन्ग ने कथित तौर पर मना कर दिया। जागने के बाद वो किन लोगों के संपर्क में रही है? उनकी मां, मैडम वेई लैन, पहली थी। मैडम दूसरे दिन आई जब मिस लॉन्ग जागी। अगले कुछ दिनों में उनके प्रबंधक और सहायक भी आए, लेकिन उन्होंने उन सभी को तुरंत ही नौकरी से निकाल दिया। जिन लीवेई ने भौहें चढ़ाई, लेकिन इसके अलावा कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने पूछा, क्या लॉन्ग टैंगफेई अपनी बेटी से मिलने गए हैं? अभी तक सीईओ लॉन्ग ने मिस लॉन्ग से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की है और न ही उनके जागने के बाद उन्हें देखा है, लेकिन उन्होंने अपने सहायक को उनका हालचाल जानने के लिए भेजा है। जिन लीवेई के चेहरे पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। हमें यह भी पता चला कि सीईओ लॉन्ग ने मिस लॉन्ग के कोमा से जागने की खबर पर लॉकडाउन का आदेश दिया था। उनके द्वारा निकाले गए मैनेजर और सहायकों को भी जानकारी अपने पास रखने के लिए पैसे दिए गए थे। ये सब मिस लॉन्ग की जानकारी के बिना राष्ट्रपति लॉन्ग के लोगों द्वारा व्यवस्थित किया गया था। क्या वो अपनी बेटी की दुर्घटना की पुनः जांच कर रहे हैं? फिलहाल हमें इस बारे में कोई संकेत नहीं मिला है, और अगर उसे मिलता भी है तो हमने आपके आदेश के अनुसार 1 साल पहले ही सारे सबूत और निशान मिटा दिए हैं। उसे पुलिस जांच के नतीजों से कुछ भी अलग नहीं मिलेगा। अच्छा, उस पर नजर रखना जारी रखो, समझा? जिन लीवेई ने कुछ सोचते हुए कुछ देर रुककर पूछा, क्या मेरे भाई को पता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। राष्ट्रपति लॉन्ग ने अपनी बेटी के बारे में खबर को गुप्त रखा है, इसलिए जब तक मिस लॉन्ग व्यक्तिगत रूप से फोन करके द्वितीय मास्टर को यह नहीं बताती कि वह जाग गई है, मुझे नहीं लगता कि उन्हें पता चलेगा। जिन लीवेई ने राहत की सांस लेते हुए सिर हिलाया। मैं उसे चोगलिन और फैन लुओ से बहुत दूर रखना चाहता हूँ। मेरे भाई और उसकी मंगेतर निकट भविष्य में शादी करने वाले हैं और हमारे परिवार इस समय किसी भी तरह के घोटाले को बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझ गया। क्या और कुछ है? राष्ट्रपति जी, नहीं, आप जा सकते हैं। जू तियान ने जाने से पहले सिर झुकाया और दरवाजे के बाहर अपनी मेज की ओर चला गया। चीनी पौराणिक कथाओं में नरक का शासक या न्यायाधीश मई जानती थी कि यंग मिस पहले भी पियानो बजा सकती थी, लेकिन उसने उसे इतनी गंभीरता से और इतनी नियमितता से बजाते हुए कभी नहीं देखा था। पहले सजावट के लिए इस्तेमाल किया गया सफेद भव्य पियानो अब गर्व से अपना असली उद्देश्य पूरा कर रहा था। 1 महीने पहले जब से आइरिस लॉन्ग अस्पताल से घर लौटी है, ये मई यंग मिस के अचानक बदलावों से बार बार हैरान और आश्चर्यचकित हो रही थी। कार दुर्घटना से पहले इस बिगड़ैल बच्ची की सेवा करना एक बुरा सपना था। नौकरों के लिए उसके मन में कोई सम्मान या आदर नहीं था। जब भी नौकर उसे संतुष्ट करने में विफल होते थे तो वह अक्सर नखरे दिखाती थी, जो लगभग हमेशा होता था। नतीजतन यंग मिस अक्सर नए नियुक्त नौकरों को रोने पर मजबूर कर देती थी। नौकर नियमित रूप से नौकरी छोड़ देते थे और ये मई को नए नौकरों को काम पर रखने का अवांछनीय काम मिला जब तक कि चक्र फिर से दोहराया नहीं गया। ये मई निराश और निराश महसूस कर रही थी। हालांकि वो मास्टर टैंगफेई के प्रति वफादार थी, इसलिए जब वह उससे नफरत करती थी तब भी उसने उस बदमाश के बुरे और स्वार्थी रवैये को सहन किया। सच कहूं तो उसे राहत महसूस हुई कि दुर्घटना के बाद उसे पूरे 1 साल तक उस बिगड़ैल बच्चे से नहीं जूझना पड़ा। उसे ऐसा महसूस करने के लिए दोषी महसूस हुआ, लेकिन ये सच था। जब उसे पता चला कि वो बच्चा कोमा से जाग गया है और जल्द ही घर वापस आ जाएगा, तो वह निराशा और भय महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। वो थोड़ी घबरा भी गई,
लेकिन वह अपने चेहरे पर यह दिखाने के लिए बहुत प्रशिक्षित थी। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, सीधे खड़ी हुई और यंग मिस का घर में स्वागत किया। उसे बहुत बड़ा झटका लगा जब यंग मिस आखिरकार वापस लौटी तो उसकी सारी चिंताएं निराधार साबित हुई। शायद यंग मिस इस दुर्घटना से इतनी सदमे में थी कि उसका व्यक्तित्व इतना बदल गया। जैसे ही आयरिस आए, उसने लोगों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया। उसके मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, फैशन स्टाइलिस्ट, सेल्फी असिस्टेंट, डाइट कोच और दूसरे बेकार ग्लैम स्क्वाड के सदस्य, जो पूरे साल काम न करने के बावजूद भी उसके कोमा के दौरान अपनी तनख्वाह लेते रहे, सभी को नौकरी से निकाल दिया गया। नई यंग मिस जब भी यी मेई और बाकी नौकरों से बात करती थी तो वो विनम्र रहती थी। तीसरी बार जब आयरिस ने बिना किसी अशिष्टता के उससे बात की तो यी मेई फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ तुम्हें, यंग मिस? यी मेई ने रोते हुए कहा। क्या तुम्हारे सिर में बहुत ज्यादा चोट लग गई है? आयरिस ने धीरे से आह भरी, उसकी आंखें कोमल थीं। मुझे खेद है, ये तुम्हारे लिए कठिन रहा है। उसकी भावनाओं और वर्षों के आक्रोश को नियंत्रित करने वाला बांध आखिरकार टूट गया। यी मेई इतनी जोर से रोई कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। यंग मिस की माफी से वो बहुत भावुक हो गई। उसे लगभग यकीन ही नहीं हुआ कि यह सब हो रहा है। ऐसा लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। आयरिस उसे देखती रही, शांत झील की तरह, बूढ़ी नौकरानी के शांत होने का इंतजार करती रही। यह वो क्षण था जब यी मेई को एहसास हुआ कि यंग मिस वाकई बेहतर के लिए बदल गई है। इसके बाद आयरिस ने अपने स्वास्थ्य लाभ पर ध्यान केंद्रित किया। उसने घर पर ही दर्दनाक फिजियोथेरेपी और पुनर्वास सत्र सहे। यंग मिस को इतना दृढ़ निश्चयी देखकर यी मेई के रोंगटे खड़े हो गए, खासकर तब जब यंग मिस हर दिन पियानो बजाने लगी। पहले तो वह केवल साधारण टुकड़े ही बजाती थी और नोट्स बेसुरे होते थे क्योंकि वो अभी भी बहुत कमजोर थी। लेकिन जैसे जैसे वो धीरे धीरे मजबूत होती गई, उसके द्वारा बजाए गए टुकड़े ज्यादा जटिल और कठिन होते गए, लेकिन साथ ही ज्यादा कुशल और मंत्रमुग्ध करने वाले भी होते गए। अब यंग मिस लगभग ठीक हो चुकी थी। व्हीलचेयर या अपनी निजी नर्स और नौकरों की सहायता के बिना खुद चल फिर सकती थी और काम कर सकती थी। उसकी मेडिकल टीम उसके ठीक होने की गति से हैरान थी। उसकी सहनशक्ति और मांसपेशियां अभी भी कमजोर थीं, लेकिन उन्हें धीरे धीरे पहले जैसी स्थिति में आने में समय की जरूरत थी। वर्तमान में वापस आकर यी मेई मुस्कुराई जब रोंडो अल्लाह तुर्का के अंतिम स्वर बह गए। वह आगे बढ़ी। युवा मिस, रात का खाना तैयार है। जब आयरिस ने अपनी शांत फीनिक्स जैसी आंखें उसकी ओर घुमाई तो उसका बूढ़ा दिल धड़क उठा। कितना सुंदर है, गृहस्वामिनी ने मन ही मन सोचा। कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, आयरिस ने जवाब दिया। राष्ट्रपति सीईओ का कार्यालय इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित था। इसका आंतरिक डिजाइन मजबूत पारंपरिक चीनी सौंदर्य शास्त्र से प्रेरित था। अधिकांश फर्नीचर लकड़ी से बने थे जिन पर नाजुक और उत्तम नक्काशी की गई थी। रंग योजनाएं ज्यादातर गहरे लाल, मैरून और मिट्टी के रंग की थीं। दीवारों पर कई पारंपरिक पेंटिंग और सुलेख टिंगे थे। इस बार उसने क्या मांगा? लॉन्ग तेनफई ने अपने डेस्क के पीछे ढेर सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हुए अपने वफादार सहायक से पूछा। कई गुआंग ने हस्ताक्षरित दस्तावेजों को उठाया और बोलते हुए अपने बॉस को हस्ताक्षर करने के लिए एक और गड्डी दी। युवा मिस ने मुझसे अपने लिए एक नए सहायक की सिफारिश करने को कहा। मैंने उन्हें उम्मीदवारों की एक सूची भेजी। अंत में उन्होंने केवल एक को चुना। मुझे लगा कि वह अपने द्वारा निकाले गए तीनों सहायकों की जगह लेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस समय एक ही सक्षम सहायक पर्याप्त है। उन्होंने परिवार की फिलिपिनो शाखा से मेरे दूर के भतीजे को काम पर रख लिया। मेरा भतीजा हमेशा से चीन में काम करना और रहना चाहता था। वो अच्छी तरह से शिक्षित है और काम करने के लिए उत्सुक है। उसे केवल अनुभव की कमी है। उसने पिछले हफ्ते उसके लिए काम करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उसके पेंट हाउस में रहने के लिए चला गया। मैंने उसे युवा मिस से मुफ्तखोरी करने के लिए डांटा, लेकिन उसने मुझे बताया कि वो यही चाहती थी। उसे जो करना है करने दो, कम से कम अभी के लिए तो। लॉन्ग टेनफेई ने आह भरी। आखिरकार वो 1 साल तक कोमा में रही। और क्या? यंग मिस वर्तमान में पूरे पेंट हाउस का जीर्णोद्धार और पुनः सजावट कर रही है। मुझे बताया गया कि वर्तमान में वहां अव्यवस्था है, लेकिन वो अभी भी अपनी फिजियोथेरेपी और पुनर्वास पर कड़ी मेहनत कर रही है। एक भी सत्र नहीं छोड़ रही है। यंग मिस जल्द से जल्द ठीक होने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पित है। उसकी मेडिकल टीम उसकी प्रगति से बहुत खुश है। अच्छा, यह अच्छा है। बस इतना ही? क्या उसने तुमसे कुछ खरीदने के लिए कहा है? नहीं, राष्ट्रपति जी। लॉन्ग टेनफेई ने कुछ देर रुककर अपने चेहरे पर हल्की सी शिकन महसूस की। यह अजीब है। मुझे उम्मीद थी कि वो बहुत सारी शॉपिंग की मांग करेगी। शायद वो मुझसे एक हवेली या ऐसा ही कुछ खरीदने के लिए भी कहे। कई गुआंग ने अपना गला साफ किया। मैडम वेई ने आपको कई बार फोन करके बताया कि यंग मिस के लिए एक निजी विमान या एक नौक, या शायद दोनों, जीवित रहने के इनाम के रूप में खरीद लें। जीवित रहने का इनाम? वो महिला हमारी बेटी की दुर्घटना के बारे में क्या सोचती है? कमबख्त ओलंपिक। लॉन्ग टेनफेई ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मंदिरों को रगड़ते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की। ये माँ बेटी उसे सिरदर्द देने में कभी असफल नहीं होती थी। प्रेसिडेंट, यंग मिस ने यह नहीं बताया कि उन्हें विमान या नौक चाहिए। ये केवल मैडम ही थी जिन्होंने पूछा था। संभवतः यंग मिस की ओर से। कई गुआंग ने हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं इतना साहसी हो सकता हूँ। आगे बढ़ो, बोलो। जब से वो कोमा से बाहर आए हैं,
मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से और फोन पर कई बार बात की है। मुझे लगता है कि यंग मिस बदल गई है। ये सामान्य बात है। अधिकांश लोग जीवन और मृत्यु जैसी स्थिति का सामना करने के बाद किसी न किसी तरह से बदल जाते हैं। कई गुआंग ने सिर हिलाया, हालांकि वो अभी भी आश्वस्त नहीं दिख रहा था। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति से बात कर रहा हूँ। राष्ट्रपति ने उसके जागने के बाद से अभी तक उससे मुलाकात नहीं की है, इसलिए शायद आपको पता ना हो। वह अब बहुत शांत, बहुत गंभीर और बहुत परिपक्व हो गई है। जब भी वह मुझसे बात करती है तो वो बहुत ही व्यावसायिक तरीके से बात करती है। ईमानदारी से कहूं तो ये डरावना है कि वो इतनी बदल गई है। यह एक तरह से डरावना है। लॉन्ग टेनफेई अपनी सीट पर पीछे झुक गया और धीरे से हंसने लगा। डरने की क्या बात है? क्या यह अच्छा नहीं है कि उसने अपने पुराने तौर तरीके बदल दिए हैं? हो सकता है कि उसने जो अनुभव किया उसके बाद उसे कुछ समझ में आया हो। अगर वह वाकई परिपक्व हो गई है और समझदार हो गई है तो मुझे ज्यादा सहजता महसूस होगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि यह कुछ अस्थायी न हो और वह अपनी मां का दूसरा संस्करण बनकर रह जाए। मुझे अपनी इस बेटी से कोई खास उम्मीद नहीं है। बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि मैं उसे त्याग दूं, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? वो एक बड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन वो फिर भी मेरी बेटी है। उसकी रगों में लौंग का खून बह रहा है। मैं अपनी बेटी की परवाह करता हूं, लेकिन मैं उसके लिए बस इतना ही कर सकता हूं। उसने आह भरी। वो मेरी इकलौती संतान नहीं है। मुझे किसी भी चीज या किसी और से पहले पूरे कबीले के हितों को प्राथमिकता देनी होगी। लौंग कबीले के मुखिया के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है। समझ गया। कई गुआंग ने झिझकते हुए आखिरकार हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या राष्ट्रपति युवा मिस से मिलने की योजना बना रहे हैं? 1 मिनट या उससे ज्यादा समय बीतने के बाद लॉन्ग टेनफेई ने जवाब दिया, नहीं। अगर वह वाकई मुझसे, अपने पिता से मिलना चाहती है, तो वह कभी भी आ सकती है, बस इतना ही। कई गुआंग ने सिर हिलाया और झुक गया। लांग टेंगफेई ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना पुनः शुरू कर दिया। दोनों चुप थे और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। दिन ब दिन आइरिस लॉन्ग पहले से ज्यादा मजबूत और स्वस्थ होती जा रही थी। जब वो कोमा से बाहर आई थी, अब उसे हफ्ते में सिर्फ एक बार फिजियो और रिहैब सेशन की जरूरत थी। इसके बावजूद वो अभी भी अपने शरीर की मौजूदा स्थिति से संतुष्ट नहीं थी। उसकी मांसपेशियों में ताकत की कमी थी और उसकी सहनशक्ति उसे सिर्फ एक सीढ़ी चढ़ने में ही शर्मिंदा कर देती थी। लेकिन अब वो बस इतना ही कर सकती थी कि समय और प्रयास के साथ अपने शरीर को फिर से बनाने में दृढ़ संकल्पित थी। मरम्मत का काम भी आखिरकार पूरा हो गया। उसे मूल आइरिस का इंटीरियर डिजाइन और अलमारी का चयन पसंद नहीं आया। सब कुछ चमकीला, चमकदार, नियन उज्ज्वल, चमकीला और पागलपन की हद तक भड़कीला और भद्दा था। अब जब वो आइरिस लॉन्ग के रूप में रह रही थी, तो उसने हर चीज को क्लासिक शैली के स्वादपूर्ण लालित्य से बदल दिया। नवनिर्मित और सजाए गए पेंटहाउस ने एक शांत और परिष्कृत वातावरण दिया। आइरिस ने एक बड़ा पुस्तकालय कार्यालय भी बनाया, जिसमें एक कंप्यूटर कक्ष था, जो पासवर्ड लॉक वाले दरवाजे से अलग था। उसने पुस्तकालय को विभिन्न भाषाओं में सभी प्रकार की पुस्तकों से भर दिया, जिनमें से कई उसकी पिछली जिंदगी की पसंदीदा किताबें थीं। जहां तक कंप्यूटर कक्ष की बात है, तो उसने इसे खुद ही डिजाइन किया था। वर्तमान में कमरे के अंदर 17 अलग अलग अत्याधुनिक कंप्यूटर और डिवाइस व्यवस्थित थे। एक दीवार पूरी तरह से फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर से ढकी हुई थी। कमरा किसी अंतरिक्ष यान के कॉकपिट जैसा लग रहा था। और अभी तक सब कुछ डिलीवर नहीं हुआ था। उसे अभी भी और आने की उम्मीद थी। अधिकांश कंप्यूटर नियमित बाजार में उपलब्ध नहीं थे। इन दुर्लभ उपकरणों को प्राप्त करने के लिए उसे अपने पिछले जीवन के आभासी कनेक्शन का उपयोग करना पड़ा। कमरा सीलबंद था और उसमें प्रवेश करने की अनुमति केवल उसे ही थी। उसकी अनुमति के बिना किसी और को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कमरे में अंतर्राष्ट्रीय काले बाजार से प्राप्त बहुत सारी तकनीक थी। अगर अन्य लोगों को इन वस्तुओं के बारे में पता चल जाए तो यह उसके लिए अच्छा नहीं होगा। पेंटहाउस के दूसरे हिस्से में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी बनाया गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जब वह पॉप सिंगर थी, तब असली आइरिस लॉन्ग के पास एक भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं था। लड़की अपने संगीत की रचना और लेखन के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर थी, ये सोचकर कि उसे केवल गाना, नृत्य करना और सुंदर अभिनय करना है। अब जब वो आइरिस के रूप में रह रही थी, तो उसने अपना जीवन पूरी तरह से जीने का निश्चय कर लिया था। उसका पहला काम एक सफल करियर स्थापित करना था। उसने इस बारे में सोचा और फैसला किया कि वो संगीत में मूल आइरिस के करियर को जारी रखेगी। उसे अपने पिछले जीवन में भी संगीत से प्यार था। उसने अपनी असली शैली के अनुरूप एक पूरी छवि बदलने की योजना बनाई, जो मूल आइरिस की शैली से पूरी तरह अलग थी। पेंटहाउस के नवीनीकरण के अलावा उसकी लगभग पूरी अलमारी भी बदल दी गई थी। वो खुद को उन सभी फूहड़ कपड़ों को पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी जो मूल आइरिस को पसंद थे। वे सभी पहनने में बेहद असहज लग रहे थे। डोमिनिक चुआ, उनके नए सहायक, ने नौकरानियों के साथ मिलकर लगभग 90% कपड़े, जूते, बैग, सामान, मेकअप और अन्य छोटी मोटी चीजें बक्सों में पैक कर दी। डोम की आंखें पूरे समय उभरी रहीं। उसके बाद आश्चर्य और प्रशंसा की सांसें निकली। बॉस, आप इन सबके साथ क्या करने की योजना बना रही हैं? उसने आइरिस से पूछा, 7 इंच की इंद्रधनुषी रंग की धातु की ऊंची एड़ी के जूते को सहलाते हुए। मैं आपको फैसला करने दूंगी, उसने कहा। उन्हें बेचो, दान करो, मुझे परवाह नहीं है। डोम इस बात से बहुत उलझन में था कि उसका नया बॉस अपनी पूरी अलमारी क्यों फेंकना और बदलना चाहता था।
ये सभी ब्रांडेड सामान थे। शायद अमीर लोग इसी तरह रहते थे, जो भी उन्हें पसंद नहीं आता था उसे बदल देते थे। इससे कोई संबंध नहीं है। अगर उसके पास ये ब्रांड नाम वाली चीजें होती, चाहे वे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो उन्हें खजाने की तरह संभालता और उन्हें चुआ परिवार की अगली पीढ़ी को विरासत के तौर पर सौंप देता। उसने क्रिस्टल जड़ा हुआ पर्स उठाया और फिर अपने युवा बॉस की तरफ देखा। ओह बॉस, देखिए, फिलीपींस में मेरी बहुत सी महिला रिश्तेदार है। मुझे यकीन है कि इनमें से कुछ पर्स उन्हें फिट हो जाएंगे। मुझे पता है कि मेरी माँ इनमें से कुछ पर्स पाकर बहुत खुश होंगी। मेरी बहनें, मौसी और चचेरे भाई बहन भी। मुझे लगता है कि उनमें से कुछ के जूते का साइज आपके जैसा ही है। ओह, तो मैं बस इतना ही कह रही हूँ। जरूर, ये सारे बक्से अपने परिवार को भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। डोम ने चौंकते हुए कहा। उसका जबड़ा खुला रह गया। क्या सच में? तुम गंभीर हो? हे भगवान! शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भगवान सर्वशक्तिमान को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अब तक का सबसे अच्छा बॉस दिया। वो उछल कूद कर उत्साह से ताली बजाने लगा और फिर उसने आयरिस को प्रणाम किया, लगभग फर्श पर गिरकर दंडवत हो गया। आयरिस अपनी नई सहायक की हरकतों को देखकर हंस पड़ी। आप बहुत उदार है, मालिक। उसने नौकरानियों को बुलाया। आओ आओ, मालिक ने मुझे इन सभी को कैसे फेंकना है, इस बारे में पूरा अधिकार दिया है। आओ और अपने लिए कुछ ले लो। फिर उसने आयरिस की ओर देखा, चुपचाप उससे पूछा कि क्या ये ठीक है। आयरिस ने हाथ हिलाकर उसे अनुमति दे दी। देखा, बॉस ने कहा है कि ठीक है। आओ आओ, बॉस को धन्यवाद देना मत भूलना। धन्यवाद युवा मिस, नौकरानियों ने झुककर शर्म से मुस्कुराया। वे सभी उत्साहित थी और अपने लिए सामान चुनने लगी। आयरिस ने सिर हिलाया। धन्यवाद बॉस, मैं सब कुछ फिलीपींस नहीं भेजूंगा। मैं सिर्फ वही चुनूंगा जो मुझे लगता है कि मेरी माँ, मेरी बहनों, चाची और चचेरे भाई बहनों को पसंद आएगा। फिर हम बाकी को इंटरनेट पर बेच देंगे। मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। आइरिस लॉन्ग के कोमा से बाहर आने के 6 महीने बाद कुछ ऊबे हुए नेटिजन्स ने ऑनलाइन सर्फिंग करते समय कुछ गड़बड़ महसूस की। अरे, क्या ये सिर्फ मैं ही हूं या क्या आइरिस लॉन्ग के सभी सोशल मीडिया अकाउंट साफ हो गए हैं? नहीं, ये केवल आप ही नहीं है। उसकी सारी पोस्टें डिलीट हो गईं। क्या उसे हैक कर लिया गया? क्या वो 1 वर्ष पहले हुई कार दुर्घटना के बाद से ही सेवानिवृत्त नहीं हो गई थी? कोई आधिकारिक सेवानिवृत्ति की घोषणा नहीं की गई। उसके बाद से उसके बारे में कोई खबर नहीं आई। ऐसा लगता है जैसे वो धरती से गायब हो गई हो। कुछ अफवाहें थी कि वो कोमा में है। मैंने तो ये भी सुना कि वो मर चुकी है। अच्छा हुआ, उस बेशर्म कुतिया की कौन परवाह करता है। वो शोहरत की भूखी है। उसके जैसी कुतिया के बिना दुनिया बहुत बेहतर जगह होगी। अरे, मुझे उसके गाने पसंद है। तुम्हारा मतलब उसके बेकार गानों से है? मुझे लगता है कि उसके गाने बहुत आकर्षक है। 1 या 2 दिन तक तो ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन फिर यह इतना परेशान करने लगता है कि आप रेडियो बंद कर देना चाहते हैं, क्योंकि यह सब बार बार ऐसे बेकार गाने बजाता रहता है। जब भी मैं उसके बेकार गाने सुनता हूँ तो मेरे दिमाग की कोशिकाएं मर जाती हैं। बिल्कुल सच है। यही कारण है कि आइरिस और उसके प्रशंसकों का आईक्यू इतना कम है। उसके बेकार गाने उनके मस्तिष्क की बहुत सारी कोशिकाओं को नष्ट कर रहे हैं। यह एक महामारी है। हाँ हाँ हाँ। अधिक से अधिक नेटिजन्स आइरिस लॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे। उनमें से कुछ उनके सच्चे प्रशंसक थे। इन प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वो जल्द ही मनोरंजन उद्योग में वापसी करेगी। हालांकि इनमें से ज्यादातर नेटिजन सिर्फ इसलिए वहां आए थे क्योंकि वे बोर हो रहे थे और कुछ बात करना चाहते थे। उनमें से कई लोग गपशप करने, मजाक उड़ाने और आइरिस लॉन्ग को ट्रोल करने के लिए वहां आए थे। इसके अलावा काफी संख्या में ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग भी थे जिनकी टिप्पणियों की लगातार रिपोर्ट की गई, उन्हें सेंसर किया गया और यहां तक कि वेबसाइट एडमिन द्वारा अभद्र भाषा के कारण हटा भी दिया गया। आइरिस लॉन्ग के वर्तमान ठिकाने के बारे में अटकलें जारी रहीं। शायद वो सचमुच सेवानिवृत्त हो गई है और यह सिर्फ उसके जाने के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट को साफ करने के लिए किया गया है। तो फिर पोस्ट क्यों हटाए गए और ऐसा करने के लिए 1 वर्ष से अधिक समय क्यों इंतजार किया गया? यदि वो वास्तव में सेवानिवृत्त हो गई है तो उन्हें उनके सभी अकाउंट हटा देने चाहिए। सच है, मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। शायद वो सचमुच हैक हो गई है। हैक कर लिया? मेरी गांड, मुझे यकीन नहीं होता। मुझे लगता है कि यह ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी हरकतों में से एक है। मुझे लगता है कि वह वापसी करना चाहती है, इसलिए वो लौटने से पहले बड़ी धूम मचा रही है। मैंने सुना है कि कार दुर्घटना एक झूठ थी और सच्चाई यह है कि वो वास्तव में गर्भवती हो गई थी। बच्चे को जन्म देने के लिए उसे अस्थायी रूप से शोभित छोड़ना पड़ा। क्या क्या ये सच है? पिता कौन है? मैंने सुना है कि उसने एक बूढ़े, विवाहित व्यापारी के साथ धोखा किया है। क्या फूहड़ है? मैंने सुना है कि वो उस बार का वेटर था जहां वो अक्सर जाती थी। वो बहुत बेशर्म है। मैंने सुना है कि उसने एक ब्राइडल शो में भाग लेने के दौरान एक पुरुष स्ट्रिपर के साथ सेक्स किया था। उन्होंने दुल्हन और अन्य मेहमानों के सामने ही यह सब किया। क्या किसी ने इसे फिल्माया है? मैं उसका सेक्स स्कैंडल कहाँ देख सकता हूँ? घिनौना। शशिश, किसी को मत बताना कि मैंने ये कहा, लेकिन मैंने सुना है कि पिता जिन चोगलिन हो सकता है। बहुत से लोगों ने पहले भी आइरिस को जिन चोगलिन का पीछा करते देखा है। वो जहां भी जाता है हमेशा दिखाई देती है। आइरिस ने उसे बहकाया और एक रात के लिए उसके साथ संबंध बनाए।
वो गर्भवती हो गई, लेकिन जिन परिवार ने उसे और बच्चे को स्वीकार नहीं किया। इस घोटाले को छुपाने के लिए जिन परिवार ने जिन चोगलिन की सगाई फैन परिवार की उत्तराधिकारी से करवा दी। जिन चोगलिन के प्रशंसक क्रोधित हो गए। क्या बकवास है, चुड़ैल ने उसे नशीला पदार्थ दे दिया होगा। हमारा बेचारा राजकुमार लिन लिन, वो कुतिया बहुत दुष्ट है, उसने जरूर उसका बलात्कार किया होगा। झूठ बोलना बंद करो, हमारा राजकुमार लिन लिन उस आयरिस जैसी गंदी औरत को कभी नहीं छुएगा। एट जिचोंगलन, कृपया सभी को बताएं कि आपने कभी एट आयरिस लॉन्ग को गर्भवती नहीं बनाया। एट जिचोंगलन, क्या एट आयरिस लॉन्ग ने आपका बलात्कार किया? एट जिचोंगलन, कृपया कुछ बोलो। राजकुमार लिन लिन के पास पहले से ही राजकुमारी फैन लुओ है, वे जल्द ही शादी करने वाले हैं। लिन लुओ हमेशा के लिए। हम लिन लुओ से प्यार करते हैं। मर जाओ एट आयरिस लॉन्ग, हमारे राजकुमार से दूर रहो। हर कोई किस बारे में बात कर रहा है? दुर्घटना एक धोखा थी। ये बकवास है, पुलिस इसमें शामिल हो गई। एक आधिकारिक पुलिस जांच जनता के लिए जारी की गई। आयरिस लॉन्ग के साथ 1 साल से अधिक समय पहले दुर्घटना होना सच है। इस तरह की बात को झूठा नहीं बनाया जा सकता। चले जाओ, क्या तुम आयरिस लॉन्ग के कुत्ते हो? यह मत भूलिए कि आयरिस लॉन्ग परिवार की बेटी है। उनके जैसे अमीर लोगों को मामले को छुपाने के लिए पुलिस को रिश्वत देने में कोई परेशानी नहीं होती। इससे किसे फर्क पड़ता है कि यह असली है या नहीं? आयरिस लॉन्ग एक बेशर्म कुतिया और गंदी वेश्या है। यह एक सच्चाई है, वो मुझे उल्टी करवाती है। लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि आयरिस लॉन्ग सुंदर और सेक्सी है। पुरुषों, तुम सब उसके चेहरे और शरीर को देखकर अंधे हो गए हो। हाँ, जिन चोगलिन भी एक आदमी है। जब किसी सुंदर चेहरे और सेक्सी शरीर का सामना होता है तो नीचे हमारे छोटे भाई हमेशा कार्रवाई के लिए तैयार रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? बिल्कुल नहीं, हमारा राजकुमार लिन लिन अलग है। वो तुम सभी नश्वर पुरुषों से अलग है। आगे बढ़ो और आयरिस लॉन्ग जैसी वेश्या के साथ अपनी वासना को संतुष्ट करो। किसे परवाह है? वैसे भी वो इसी के लिए है। वो और फैन लुओ पूरी तरह से अलग स्तरों पर है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर केवल फैन लुओ जैसा सुंदर, शिक्षित, सुरुचिपूर्ण और उत्तम दर्जे का व्यक्ति ही हमारे राजकुमार लिन लिन की बराबरी कर सकता है। इस चर्चा में अधिक से अधिक लोगों के शामिल होने और आग में घी डालने के साथ आयरिस लॉन्ग को सगाईशुदा जोड़े जिन चोगलिन और फैन लुओ के साथ घोटाले में घसीटा गया। पृष्ठभूमि में धीरे धीरे सुकून देने वाला शास्त्रीय संगीत बज रहा था। चमेली की खुशबू हवा में फैल रही थी, जिससे उन 2 युवतियों को आराम मिल रहा था जिन्हें एक निजी कमरे में लाड़ प्यार दिया जा रहा था। हालांकि ये शांत वातावरण जल्द ही भंग हो गया। गुलाब की पंखुड़ियों से भरे पानी के छोटे टब में अपने पैर भिगो रही एक युवती की नजर अपने मोबाइल फोन पर लगी हुई थी। अचानक वो जोर से चिल्लाए, अरे लुओ लुओ, क्या तुमने ये देखा है? उसने उत्साह में अपना फोन अपनी सहेली की ओर लहराया। यह क्या है? फैन लुओ ने आलसी अंदाज में पूछा। वो फैशन पत्रिका का पन्ना पलट रही थी। वो अभी पेडिक्योर करवा रही थी। लुओ लुओ, तुम्हें ये पढ़ना होगा। उसकी सहेली ने उसे फोन थमा दिया। लोग तुम्हारे और बिग ब्रदर चोंगलिन और उस आयरिस वेश्या के बारे में ऑनलाइन बात कर रहे हैं। क्या? फैन लुओ का चेहरा काला पड़ गया जब उसने आयरिस लॉन्ग का नाम सुना। उसने पत्रिका को जोर से पटक दिया और लापरवाही से उसे फर्श पर फेंक दिया। फिर उसने अपने दोस्त से फोन लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते समय उसके चेहरे के भाव कई बार बदले। उसने मुंह बनाया, व्यंग किया, उपहास किया और अंत में खुशी से हंस पड़ी। मैंने पहले ही उस बदचलन लड़की से छुटकारा पा लिया है जो मेरे आदमी का पीछा करती थी और उसे परेशान करती थी। बेहतर होगा कि वो फिर से बाहर न आए और हमें परेशान न करे, वरना। चिंता मत करो लुओ लुओ, हर कोई उस वेश्या से नफरत करता है। अगर वो किसी तरह वापस आ भी जाए तो कोई उसका स्वागत नहीं करेगा। तुम स्पष्ट रूप से उस जैसी वेश्या से बहुत ऊंचे स्तर पर हो, इसीलिए बड़े भाई चोगलिन को तुमसे प्यार हो गया और उसने तुमसे शादी करने के लिए चुना। फैन लुओ मुस्कुराई, अपनी दोस्त की बातों से खुश हुई, लेकिन उसने जल्दी से फिर से गुस्सा दिखाया। मुझे ये पसंद नहीं है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिग ब्रदर ने उस वेश्या को गर्भवती कर दिया। तुम किस बात से चिंतित हो? ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। जाओ एक पोस्ट लिखो और सबको बता दो कि तुम ही भावी श्रीमती जिन चोगलिन हो। फैन लुओ हंसे, अच्छा विचार है। उसने अपनी सहेली का फोन लौटा दिया और अपना फोन निकाल लिया। फिर उसने अपनी पोस्ट लिखनी शुरू कर दी। # जिन चोगलिन ने अभी अभी अपने नवीनतम संगीत वीडियो की शूटिंग पूरी की है। वे एक खाली गोदाम में थे जिसे सिर्फ उनके आने वाले एल्बम के लिए संगीत वीडियो के इस नवीनतम सेट को शूट करने के लिए स्टूडियो में बदल दिया गया था। इस विशेष संगीत वीडियो में, जिसे उन्होंने अभी अभी फिल्माया है, बहुत ज्यादा डांस करना शामिल था, इसलिए वे पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे। उनके सहायक ने उन्हें पानी की बोतल और तौलिया दिया। उन्होंने प्यास से तब तक पानी पिया जब तक कि पूरी बोतल खत्म नहीं हो गई। फिर उन्होंने तौलिए से अपना पसीना पोंछा। जब उनके मैनेजर फोन पर व्यस्त थे तब जिन चोगलिन ने अपनी पोशाक उतारकर फटी हुई जीन्स और बिना आस्तीन की हुडी पहन ली। क्या हुआ? उसने अपने मैनेजर की भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उनके मैनेजर लिन डोंग काफी देर तक बिना कुछ बोले उनकी ओर देखते रहे। बस इतना ही कह दो, तुम मुझे डरा रहे हो। लिन डोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। चोंगलिन, मुझे सच बताओ, क्या तुमने आयरिस लॉन्ग को गर्भवती किया था? क्या?
आप क्या बकवास कर रहे हैं? जिन चोगलिन भौचक्का रह गया। उसके मैनेजर ने अपनी आंखें और भी सिकोड़ ली। क्या तुम सच कह रहे हो? जिन चोगलिन ने इसे छीन लिया। पढ़ते समय उसकी आंखें उभर आईं और उसका जबड़ा खुला रह गया। ये क्या एक रात का रिश्ता है? किस वजह से वो गर्भवती हुई? किस वजह से मेरा बलात्कार हुआ? ये सब सरासर बकवास है। मैंने उसके साथ कभी सेक्स नहीं किया। मैंने उसे कभी चूमा नहीं। मैंने उसके साथ कभी संबंध भी नहीं बनाए। लेकिन ये सच है कि वो पहले भी तुम्हारा पीछा करती थी। हाँ, लेकिन वो मेरी पसंद की नहीं है, इसलिए मैंने उससे दूरी बनाए रखी। फिर उसने मुट्ठी उठाई और लिंडोंग के चेहरे के सामने लहराई। हम मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ये भी सोचोगे कि मैंने उसे गर्भवती किया है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम किस तरह के मैनेजर हो? लिंडोंग ने उपहास किया। चलो, हर कोई जानता है कि तुम एक प्लेबॉय हो। तुम हमेशा अलग अलग लड़कियों के साथ संबंध बनाते रहते हो। अगर तुमने सच में आइरिस लॉन्ग को गर्भवती कर दिया तो मुझे ये बहुत अविश्वसनीय नहीं लगेगा। वो एक खूबसूरत लड़की है। और वो पहली नहीं है। बहुत सी अन्य लड़कियां पहले ही दावा कर चुकी हैं कि तुमने उन्हें गर्भवती किया है। मैंने अभी तुमसे कहा था कि वो मेरी पसंद की नहीं है। इसके अलावा अब मेरी सगाई हो चुकी है। ये सारे दावे झूठे हैं। जब भी मैं किसी से मिलता हूं तो हमेशा सुरक्षा का इस्तेमाल करता हूं। हाँ, ठीक है, आप हमेशा सुरक्षा का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी फैन लू के साथ इस स्थिति में आ गए। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप उसके प्रति दोषी महसूस करते हैं, तो मुझे पता है कि आप 30 साल की उम्र से पहले उससे या किसी और से शादी करने के बारे में भी नहीं सोचेंगे। मैं सही कह रहा हूँ, है ना? हरामी, बस एक ईमानदार आदमी आपकी सेवा में। हा हा हा। जिन चोगलिन ने अपना फोन ढूंढने के लिए बैग में टटोलने से पहले उस मूर्ख पर फोन फेंक दिया। अरे, अरे, तुम क्या कर रहे हो? लिन डोंग ने पूछा। और क्या? मैं सच बताने जा रहा हूँ, जिन चोगलिन ने जवाब दिया। ठीक है, लेकिन पोस्ट करने से पहले मुझे इसकी जांच करने दीजिए। और इसके